दोस्तों नमस्कार। मैं रिपोर्टर नहीं हो सकता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, पर हाँ, मैं खुद को अगर कलाकार कहूँ तो इसमें कोई बंदिश नहीं। और जो समाज में, देश समाज में चीज़ें दिख रही होती हैं तो उसके अनुसार मैं अपने किरदार को ढाल लूँ, तो इसमें भी कोई बंदिश नहीं। जी हाँ, बस इसी संदर्भ में आज कुछ बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ों के समय को ही याद करिए। उस दौरान खासकर 19वीं सदी के शुरुआती दौर में, शुरुआती दशकों में, मान लीजिए 1830s की ही बात करें या उस 30 के थोड़ा पहले भी, तो एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार, जी हाँ, सती प्रथा के विरुद्ध हुआ था। और जी हाँ, एक तरफ स्टेट की तरफ से स्वयं जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब, तो दूसरी तरफ एक प्रभुत्ववादी इंडिपेंडेंट सोच जो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट व्यू समाज का था उसके खिलाफ सोचने थे, जो फ्रीडम थी सोचने की। जी हाँ, और वो फ्रीडम जो दिखी वो कहीं ना कहीं दिखी राजा राम मोहन रॉय जी के मतों में। और यह जब स्टेट और इंडिविजुअल फ्रीडम जब आपस में मिले, जी हाँ, तो हम सती प्रथा का वो ऐतिहासिक सुधार याद कर सकते हैं, जहाँ तक मेमोरी मेरी काम करती है। कुछ गलत भी हो सकता है डेट्स में। और फिर ये आगे सुधार जो आए, विडो रीमैरिज एक्ट हो या चाइल्ड मैरिज का विरोध, एबॉलिशन, इस तरह की चीज़ों में भी आप ये सामाजिक सुधार देखते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं जो शेड्यूल्ड ट्राइब या खासकर शेड्यूल कास्ट की स्थिति थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं समझा गया अंग्रेजी काल में। तो ये आप इस तरह का जस्टिस कुछ देख रहे ही थे, तो दूसरी ओर आप ये भी देख रहे थे कि डलहौजी के वक्त में, जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के वक्त में 1850 के करीब जब रेलवे लाइन, इंडियन पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ इत्यादि जब ये सब सीन में आने लगे, खुद इलाहाबाद में ये 1865 की ऐतिहासिक जो रेलवे लाइन है, यमुना ब्रिज है, और आज भी उनकी जिस मतलब दीवालों पे वो ब्रिज खड़े हैं, और यमुना ब्रिज डेट ओवर भी हो गई, आज भी चल रहा है, लोड ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास कार्य कम भले ही था, लेकिन जो भी था बहुत सॉलिड था। और वही लेगेसी ही थी कि आज़ादी के बाद बनाया गया अरकन्ना चौराहे भी, जिस पर मैं रहता हूँ, जो सीवर लाइन थी, जी हाँ, तो वो सीवर लाइन का वर्क जो 29-30 फीट गहरा सीवर था, वो आज भी वर्क कर रहा है। कहने का मतलब जो ट्रेडिशन था आज़ादी के बाद भी, वो उस मजबूत विकास का सूचक था। कहने फिर भी उसके बावजूद भी ये अर्ज क्या थी हमारी जो अर्ज थी, हम ये देख रहे थे। जो दादा भाई नौरोजी साहब, जो ग्रैंड ओल्ड मैन थे कांग्रेस के उस समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो मोटा मोटा जो दिखता था, क्या दिखता था कि ज़्यादातर जो वेल्थ हमारे देश की है वो हमसे सिफॉन्ड हो बाहर जा विदेश में चली जा रही थी। और हमारी जो पॉपुलेशन है दिन ब दिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ओवरऑल गरीब होती जा रही थी। उनका विकास जिस हिसाब से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेज कर रहे थे, थोड़ा बहुत शहर बसा दिए या बड़े शहर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई आए इत्यादि। खुद यूनाइटेड प्रोविंसेस की राजधानी इलाहाबाद का भी जन्म हुआ पुराने इलाहाबाद से, और एक दिन के लिए देश की भी राजधानी रही। लेकिन उन सब के बावजूद भी जिस हिसाब से रिसोर्सेज का दोहन हुआ, उस हिसाब से जो वेल्थ बाहर गई, और देश कहीं ना कहीं पूरे विश्व के रिस्पेक्ट में पिछड़ ही रहा था। यह अपनी जो उनकी हिस्टोरिकल लेगेसी थी अंग्रेज़ों के पूर्व, उससे तो पिछड़ ही रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर ये इंडिविजुअल व्यू दादा भाई नौरोजी साहब ने अगर ये सोचने की शक्ति या फ्रीडम या क्रिटिक या उनके जैसे और भी लोगों ने ना रखा होता, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आगे बढ़ा इस तर्ज पे, इस क्रिटिक के साथ, इकोनॉमिक क्रिटिक के साथ, वो क्या बढ़ पाता?
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयानात, इस तरह की जो सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट बात, जो पूरे समाज का भी हित कहीं ना कहीं सोच सकती थी, जब वही नहीं होगा, वो फ्रीडम ही नहीं होगी। और कहने का मतलब यही फंडामेंटल फ्रीडम जो आज हम संविधान में देखते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, 21 के तहत आर्टिकल है, या इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि बोलने ठीक है, आपको सुना जाएगा, बराबरी से सुना जाएगा इत्यादि। अगर यही सब नहीं होता और इसके लिए जंग ना होती तो हम अंग्रेज़ों के दूसरे प्रयासों से खुश हो जाते। जी हाँ, वो जो सामाजिक सुधार हुए थे सती इत्यादि में, और जो भी छोटे मोटे जो विकास थे या बहुत बड़े बड़े विकास भी थे, आज भी आप देखे जा सकते हैं स्टेबल है। कई बार नई टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हमारे विकास कुछ सालों में खराब हो जाते हैं, तो हम वहीं उन्हीं से खुश हो जाते। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए थी? फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उनके शब्दों में कहें, हम महामना के शब्दों में कहें कि खुद को गवर्न करने का अधिकार। जी हाँ, ये हमारी फ्रीडम थी, जो पहली चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए सबसे ज़रूरी था हमारी फ्री स्पीच। जी हाँ, हमारे अधिकार, एक ऐसा लॉ जिसके सामने सब बराबर हो, कोई भेदभाव ना हो। तो ये आज़ादी के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का जन्म मैं वहाँ से देखता हूँ। ठीक है, आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद भी हम जो ये अपने विचार हैं पूरी तरह से व्यक्त तो तभी कर पाएंगे ना, जब कुछ लोग के नहीं और भी लोग इसी पोजीशन में हों। अधिकारों से क्या होता है, और पॉलिटिकल राइट टू वोट से क्या होता है? जब हम उस वोट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास परिस्थितियाँ उस तरह की ना हों, या इलेक्शन के समय हम कहीं लुभावने में फंस जाते हैं, या हम उतने कैपेबल ही ना हों इस पॉलिटिकल शक्ति को समझने में, तो कहने का मतलब मामला आता था जस्टिस का, अपॉर्चुनिटी का, इत्यादि का, कि स्टेट ऐसी कंडीशंस लाएगा जिससे ज़्यादातर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में बराबर हों। मैं आज ही बात सुन रहा था, तो वो अपॉर्चुनिटी ये नहीं कि सबको बराबर से बांट देगा, लेकिन कैपेबिलिटी के हिसाब से उनमें कैपेबिलिटी आए, अपॉर्चुनिटी उनको बराबर की मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंडीशंस लाने की कोशिश करेगा। तो यहीं से आप देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का महत्व धीरे धीरे आज़ादी के कुछ आगे वाले वर्षों में बढ़ता भी है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं, आज़ादी भी नहीं उसके हक के बाद, और उसके बाद जब मिल गई तो इनका भी वेटेज बढ़ता है। और इसीलिए आज़ादी के शुरुआती दिनों में चाहे जमींदारी, लैंड बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा एसेट था उस दौर में, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटेड जमींदारी प्रथा का एबोल्यूशन हो, या और भी इस तरह के बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे कि जो डायरेक्टरी को मजबूत करने जैसे थे। लेकिन कोई डायरेक्टिव इस हद तक नहीं जा सकता था कि वो फंडामेंटल राइट को पूरी तरह या निर्बाध तरीके से उसके सारे प्रोविजंस को एकदम कट कर दे। तो कुछ ऐसे भी जजमेंट्स आगे चल के आए। अल्टीमेटली जो चीज़ आती है वो आती है दोनों के बीच में बैलेंस का। जी हाँ, क्योंकि बैलेंस नहीं रहेगा, मात्र डायरेक्टिव में ही, प्रिंसिपल पे ही चलेंगे। कहीं ना कहीं जिसकी संकल्पना भारतीय संविधान में जो आई है वो यूएसएसआर से आई है, उसकी जो तेज प्रगति हुई कम्युनिस्ट शासन में एकाएक, उससे स्टेट के। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते क्या हैं, सबकी बात करते करते कुछ लोग ही पास ही पूरी रिसोर्स हो जाती है, और क्रोनी कैपिटलिज्म, स्टेट स्पॉन्सर कैपिटलिज्म, सब कुछ, और सारे इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम को कहीं ना कहीं कर्टेल करते हुए फिर वही चीज़ें हो जाती है तानाशाही वाली। तो कम्युनिस्ट सिस्टम जैसा भी था, सोशल कम्युनिस्ट सिस्टम, आइडियल्स तो बहुत हुए, थ्योरी में बहुत अच्छे हुए, लेकिन प्रैक्टिकल जब देखा जाए तो इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी के अभाव में, डेमोक्रेसिक व्यू के अभाव में, कहीं ना कहीं वो देश जो अच्छे आइडियल के साथ चले भी तो आज पिछड़ते दिखते हैं। चाइना एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना शायद अच्छा हो,
लेकिन बहुत सारी लिबर्टीज में, डेमोक्रेटिक कल्चर में बहुत जगह पीछे भी है। आप समझ रह सकते हैं बात। तो वहीं दूसरी ओर फ्रीडम इतनी भी नहीं हो सकती, पूरी तरह से निर्बाध भी नहीं हो सकती कि आप दूसरे की फ्रीडम को भी आप कर्टेल कर दें। जी हाँ, एक्सप्रेशन आपका कुछ न कुछ बाउंडेशंस में होना ही चाहिए, और बाउंडेशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उन बाउंडेशंस को रखने का अधिकार स्टेट को होता है, क्योंकि स्टेट्स को भी देखना है कि आपकी फ्रीडम दूसरे के फ्रीडम को सप्रेस ना करे और ऐसी कंडीशंस ना क्रिएट कर दे कि जैसा जैसा कभी कभी विपक्ष उठाता है कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता चरम पे हो जाए। इन कंडीशंस में वास्तव में फ्रीडम्स जो होती है एक्सप्रेशन की, ये इक्वलिटी ऑफ लॉ जो संविधान में थ्योरी में लिखा हुआ है, प्रैक्टिस के वे में, प्रैक्टिकल वे में ये सब बाध्य हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। पैसा है तो अच्छा इलाज है, पैसा है तो आप गर्मी में विदेश भी चले जाएंगे, पैसा है तो एसी में भी रह रहे हैं। जो के पास नहीं है वो तो पंखे में, और पंखे में भी लाइट कभी बराबरी से आए ना आए भी तो बिल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है अत्यधिक प्राइवेटाइजेशन के ज़माने में। तो यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में भी जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मतलब आइडियलिस्टिक वे में भी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी, माननीय कोर्ट्स में भी होते हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में समझने की ज़रूरत है, आम जीवन में भी समझने की ज़रूरत है कि दोनों का हारमोनियस ट्रीटमेंट, एक दूसरे में इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेवारी, इसकी जो नेसेसिटी जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट तो है अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा, वहाँ हर चीज़ रिव्यू होनी ही चाहिए, कोई चीज़ उसके रिव्यू से बाहर होनी ही नहीं चाहिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ। लेकिन हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जिनको हम चुनते हैं डायरेक्टली, उन्हें अपने लॉज बनाते समय इन दोनों बैलेंसेस को बहुत ही केयरफुली खुद वेट करना चाहिए। आज मुझे चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस रमन्ना याद आ गए, रमन्ना साहब याद आ गए, जब वो कहते थे कि लॉज इसलिए जुडिशियल स्क्रूटनी में फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर डिबेट जो होती है उसमें ना, संसद में और भी दूसरे मैकेनिज़म्स हैं आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से, उस पर डिबेट्स वो हो नहीं पाती हैं। जी हाँ, तो यहीं से जो बैलेंस फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मध्य आता है, वो एक्चुअली में इसी तरह के डिबेट्स के ही जरिए होता है। फिर आइडियलिस्टिक वे में आप मैं चला गया कि एग्जाम्पल मैं छोटा सा देता हूँ। बहुत सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में, खासकर हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका हिस्टोरिक एक अपना सिग्निफिकेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, सब कुछ लिखित है, लेकिन प्रैक्टिस में और थ्योरी में कितनी भी अच्छी थ्योरी हो, अंतर आ ही जाता है। लेकिन अंतर अपवाद में हो तो ठीक है, लेकिन अपवाद ही अगर क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा एक तरह से होने लगे, दिन ब दिन उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे, तो फिर प्रैक्टिकली, जैसा कि बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट कर दिया, फाइनल वर्डिंग तो उनकी थी कुछ इसी तरह की, कि बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन आप अच्छे से उसको वर्क कर नहीं रहे हैं या मंशा आपकी गलत है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी थ्योरी के बावजूद भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के मंशा के विरुद्ध वाले चीज़ें आप अपनी जनता के विरुद्ध आप उसको कहीं ना कहीं इस मंशा से अगर चलाएंगे तो आप अंजाम दे सकते हैं। इस संदर्भ में सोचने की हमको आवश्यकता है। इंडिविजुअल हैं, राइट्स उसके जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के बिना नहीं हो सकते हैं, उन राइट्स का कोई मतलब ज़्यादा रह नहीं जाता। लेकिन सरकार को हक है कि वो प्रॉपर्टी पे इमिनेंट डोमेन के तहत वो कब नेशनल सिक्योरिटी में, आप बहुत अच्छे हैकर हैं तो अगर नेशनल सिक्योरिटी में ज़रूरत है तो आपको वो कंट्रोल कर सकती है, आपको वो यूज कर सकती है, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को, लैंड इत्यादि जो भी, वो तो बात की बात है। और भी बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
लेकिन वहीं प्रॉपर्टी जो होती है इंडिविजुअल की, वो एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी केवल पूरी तरह से डिटैच भी नहीं होती है। वो एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं दूसरी प्रॉपर्टी जो दूसरे लोगों की प्रॉपर्टीज है उनके रिलेशंस में भी होती है, उनको भी इफेक्ट करती है। तो यहीं से कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है नेचुरल रिसोर्सेज की इत्यादि की, घर द्वार मकान छोड़ दिया जाए, बड़े बड़े स्टेट्स इत्यादि की, या सब कुछ की, जहाँ पे कम्युनिटी आती है, कम्युनल प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो जब स्टेट की लेंस है और पब्लिक पॉलिसी या टेरिटरी प्रिंसिपल के तहत आप कौन सी लेंस यूज करते हैं प्रॉपर्टी के प्रति? हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेंस से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेंस कभी कदार रेयर कंडीशंस में एमिनेंट डोमिनेंट में लागू हो सकता है, बिल्कुल सही, जैसा कि एग्जाम्पल दिया। लेकिन ज़्यादातर तो आप एज ए कम्युनिटी के तौर पर ही मैक्रोस्कोपिक लेंस में ही चीज़ों को देख सकते हो, देखना भी चाहिए, और उनको ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कम्युनल लेवल पे कोई चीज़ अगर है तो वहाँ पर आपका हक है स्टेट के तौर पर कि आप उसको पब्लिक गुड के तहत नेशनलाइज करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक चीज़ों पे आप एकदम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे आते हैं तो ये जो इमिनेंट डोमेन की थ्योरी है वो बहुत ही रेयरली यूज होनी चाहिए, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होनी चाहिए। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो बिना इंडिविजुअल के सरवाइव कर सकती है, और अगर इंडिविजुअल फ्रीडम ही नहीं रहेगी तो वो कम्युनिटी कुछ और नहीं रिजिड हो जाएगी, और इस तरह से रिजिड हो जाएगी जैसे एक ज़माने में कभी उस काल में हम चले गए थे, सती प्रथा हो या चाइल्ड मैरिज वाला, ये सब जो दिक्कतें थी, विधो है तो फिर जीवन में कभी घर नहीं बसा सकते थे। तो ये सब चीज़ें कैसे आ गई, कब आ गई? क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम जो थी ना, वो भी तो एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो बंदिश में फंस गई, सामाजिक बंदिश में, कम्युनिटी के बंदिश में, या जो शासन कर रहे थे राजा महाराजा, उनकी विम्स और फैंसीज में जो सबके नाम पे शासन कर रहे थे, तो उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम कहीं ना कहीं जो स्टेट के नाम पे थी उस समय राजा महाराज की, और उनके साथ जो लोग लगे थे, प्रबुद्ध डोमिनेंट व्यू था, उसने अगर राजा राम मोहन राय को दबा दिया होता, और सर विलियम बेंटिक्स ने अगर स्टेट की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि हम सामाजिक मुद्दों में और रीति रिवाजों में नहीं पड़ेंगे ब्रिटिश वाले, अगर उससे डाइवर्ट ना हुए होते तो ये सब चीज़ें क्या हट पाती? तो चीज़ों को एक तरफा नहीं सुना जा सकता, चीज़ों में हमेशा बैलेंस की तरफ चलना पड़ेगा, और अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बैलेंस के बिना कोई भी एक मत सही होता भी नहीं है। कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं चल सकती। मसलन चौड़ीकरण, सड़क चौड़ीकरण, जी हाँ ज़रूरत पड़ती है, आबादी बढ़ रही है, व्हीकल बढ़ रहे हैं, होने भी चाहिए, लेकिन क्वांटिटेटिव वे में होने चाहिए। आप बहुत बड़ा भव्य दिव्य अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पूरा का पूरा भव्य दिव्य अरेंजमेंट जो होना चाहिए, जो भी आपकी प्लानिंग है, मनसा है, सब कुछ है, तो उसमें केवल एक ही तकाजा डेवलपमेंट का या एक ही तकाजा इवेंट का नहीं होना चाहिए। वो पर्पज स्टेटमेंट डिफाइन होना चाहिए कि वास्तव में क्या ये इवेंट के लिए ये सस्टेनेबल हो पाएगा इस मौजूदा परिस्थितियों में, और इसके लिए जितने भी हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, चलाने के बावजूद भी क्या इकोलॉजिकली वो पूरा का पूरा शहर उसको एब्जॉर्व कर पाएगा? इवेंट होने के बाद क्या उसके और इल इफेक्ट्स, पॉल्यूशंस इत्यादि क्या नहीं होंगे? इकोलॉजिकल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पर्पज स्टेटमेंट भी कई तरह के बाइंड्स होते हैं, किसी मतलब वो भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन और बाउंडिंग के साथ होने चाहिए, और इसी के आधार पे पॉलिसी मान लीजिए चौड़ीकरण की भी है, तो आप ग्रीन फील्ड में कर रहे हैं कि आबादी के घने एरियाज में कर रहे हैं, एकाएक आप कहीं सड़क डबल तो नहीं कर रहे हैं, पता लगा सदी में क्या बोलते हैं वो
1 मीटर बढ़िए आपने एक टेंडर में उसको डबल कर दिया हो ना। तो पॉलिसी भी जब आप पर्पज स्टेटमेंट आपका लिमिटेड नहीं रहेगा, मतलब जरूरी नहीं पूरी तरह से लिमिटेड हो, लेकिन ओवरऑल जो आपकी बात है वो एक दायरे में अगर नहीं है तो पॉलिसी भी अनलिमिटेड हो जाती है। और इसी तरह से उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होता है, फिर जब पॉलिसी अनलिमिटेड हो गई तो प्रोजेक्ट कहीं पे भी किसी भी तरह से उसकी कोई सीमाएं नहीं रह जाती हैं, और वो कहाँ किस हद तक अफेक्ट करेगा, जी हाँ, आपके घर के बाहरी सीमा को कि आप धीरे धीरे पूरी छत को। तो बाहरी सीमा के लिए अलग चीज़ें चलती हैं, अधिग्रहण इत्यादि है। या अगर आज़ादी के शुरुआती दिनों में चीज़ होती तो जाहिर सी बात इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो कोई ज़रूरी नहीं मुआवजे इत्यादि का प्रावधान होता। लेकिन जब आज आप तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो भूमि अधिग्रहण कानून इत्यादि भी आते हैं। अगर आप वैध है तो, अगर इल्लीगल हैं तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वहीं इसी तरह जब आप बहुत आगे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट अननोन है और छत पे बात आ जा रही है, तो कहीं ना कहीं लीगलिटी इलीगलिटी से एक जो दायरा होता है वो होता है राइट टू लाइफ का ना। बहुत बार सरकारें बहुत सी अनधिकृत जो कॉलोनीज़ हैं उनको, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनीज़ जो हैं उनको शायद दिल्ली में ही, शायद मौजूदा गवर्नमेंट में ही शायद उनको वैलिड किया गया। आप ये भी देखते हैं तो बहुत से गवर्नमेंट मकान भी बनाती है। तो छत पे बात जब आती है तो राइट टू लाइफ में वहाँ पे चीज़ें आ जाती है। तो दोनों व्यूज़ जो हैं प्रॉपर्टी के विषय में, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, कम्युनल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सब का हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होती है। अल्टीमेटली सब कुछ कोर्ट के दायरे में ही होता है, लेकिन हैवी लिटिगेशन हर समय वहाँ पर बातें छोटी छोटी चीज़ चाहती हैं। ठीक है, नॉलेज ज्ञानवर्धन सब कुछ होता है, लेकिन प्राइमा फेसिया जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक कोर्ट का जजमेंट आता है बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पे बदल जाया करती हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए लेजिस्लेशन जो होना चाहिए ये हमारे लॉ मेकर्स की जिम्मेदारी है, जिन्हें हम वी के जरिए चुनते हैं, कि वो अपने लॉज में इस बैलेंस को हमेशा देखें, अपनी पॉलिसीज़ में इन बैलेंस को हमेशा देखें। चीज़ों को बैलेंस में तभी रहेंगी जब सभी चीज़ें एक फाउंडेशंस में होंगे। विकास भी फाउंडेशन में, भव्यता भी फाउंडेशन में, और लोगों के अधिकार भी फाउंडेशंस में। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, इलाहाबाद, मुफ्तीगंज से। और जो बेंच जो अभी सुनवाई चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रॉपर्टी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष माननीय चीफ जस्टिस साहब की बेंच है, तो उसको सुनिए और फाइन प्रिंट्स को समझने की कोशिश हम लोग करें। तो ये भी अपने तरफ से केवल उसको बहस को अगर सुने या उनसे रिलेटेड जो हिंदी के जो चीज़ें चैनल्स आते हैं वो सुने, तो वास्तव में एक मजबूत, समृद्ध और एक बैलेंस लाइफ जो है देखने का नज़रिया आपको दिखेगा। और हमारे इतिहास और प्रेजेंट को हम तभी अच्छे से जी सकते हैं, भविष्य को तभी, जब इतिहास को भी हम अच्छे से जानें। उम्मीद है ये आप लोग फिर से बोलने लगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।